गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आकाश तिवारी। आज आप लोग के ज्ञान संगम के एक छोटे से चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। एक नए आगाज के साथ आप लोग को पता है जैसे कि यूजीसी नेट का पेपर स्टार्ट होने वाला है अगस्त लास्ट अगस्त से लेकर स्टार्टिंग सितंबर तक। तो मैं कुछ आप लोग को कुछ टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग बता दूँ कि यूजीसी नेट 11 आप लोगों को पता है कि ये पीएचडी एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ज्ञान संगम पे ये मान के चलिए कि यूजीसी नेट के बारे में आपको लगभग सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूँगा। फर्स्ट पेपर के बारे में, सेकेंड पेपर मेरा हिस्ट्री है, मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। आप आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को लेकर सहमत होंगे और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है आपका? देखिए, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में आपको 10 पॉइंट होते हैं, 10 टॉपिक माने पॉइंट, 10 टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। 10 टॉपिक में आपका सबसे पहला होता है शिक्षक अभिवृद्धि, इसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे लगभग आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? लगभग 5 क्वेश्चन। दूसरा आता है शोध अभिवृद्धि, इससे भी लगभग आपके 5 क्वेश्चन तय रहते हैं। ठीक है, तीसरा आ गया आपका संप्रेषण। संप्रेषण में भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसको अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों से, इसके बारे में चर्चा होती है। अब आती है आंकड़ों की जानकारी। ये आपका रीजनिंग पे बेस्ड होता है। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग, संख्याओं के बारे में, जो संख्या मिसिंग नंबर्स etc, इसमें आपके आंकड़ों की संख्या के अंदर आएगा। फिफ्थ वन कहता है गणितीय तर्क और अभिवृद्धि। इसमें आपकी डीआई आएगी। डीआई जैसे आप लोग जानते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई आ जाती है। और गणित के शिक्षण के बारे में आपको जानकारी कुछ देनी होती है। तीसरा आता है, छठा आता है आपका सूचना और संचार। इसमें आपको जो सूचना दी जाती है, सूचना के बारे में बताना है। संचार जैसे आपका किसी से कैसे रिलेशन है या संचार के माध्यम से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसके बारे में चर्चा होती है। इसमें इसको बोलते हैं आईसी। ठीक है, लास्ट 7th वन आता है लोक विकास और पर्यावरण। इसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे आपका मंगल प्रोटोकॉल हो गया, ओजोन क्षय से जो था हो गया, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। इसमें भी आपका लगभग मान के चलिए 5 नंबर ये देता है। डीआई तो फिक्स रहता है, डीआई आपका 5 नंबर का आना ही आना। डीआई में कोई दिक्कत, डीआई आपको देगा कि देगा, चाहे 5 नंबर का। लगभग जो मैथमेटिक्स साइड से स्टूडेंट होंगे वो लगभग डीआई 5 में से 4 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बाई चांस कोई स्टूडेंट कर सकता है। मान लीजिए 90% अगर 100% बच्चे हैं ना, पाँचों में 5 क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी मान के 90% भी नहीं है। तो 10% बच्चे ही 5वां क्वेश्चन कर पाते हैं। रीजन क्या होता है? 5वें क्वेश्चन को ऐसे घुमा के देता है कि आप उसको समझने में टाइम व्यतीत कर दोगे। आज जब टाइम आपको व्यतीत हो जाएगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 8वां नंबर आता है उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें आपको हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ था, कभी स्टार्ट हुआ था, एजुकेशन प्रणाली कैसे है, एनईपी के बारे में, ये सब सारी जानकारियाँ, मतलब ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इससे भी लगभग आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। युक्ति तर्क, ये आपके रीजनिंग बेस्ड सवाल होते हैं। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल रीजनिंग नहीं होती है, नॉर्मल रीजनिंग नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इसमें हार्ड भी आता है। आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊँगा और आशा करूँगा कि आप लोग 5 क्वेश्चन कर लो। 5 क्वेश्चन से आना है, 5 क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता है। ऐसे कुछ अभी नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो इसमें ये पूछा जाए कौन सा हेक्टोपास है, बताइए कौन सा? इसमें ये पूछेगा, आपसे पूछ लेगा, कह देगा कि क्या कहीं आग पानी है, कहीं पानी आग है। इसमें पूछ रहा है कौन सा हेक्टोपास है।
ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप बिना पढ़े कर ही नहीं सकते हैं। ये नॉलेज अगर आपको नहीं होगा, हेतु आवाज के बारे में आपको पता नहीं होगा, ये तो नॉर्मल अगर फिगर बनाना तो कोई भी बना ले, लो ये फिगर बन गया, इसको बिल्ली रख दो, इसको कुत्ता रख दो, इसको दौड़, फिगर तो बन ही जाएगा। लेकिन आपको हेतु आवाज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा हेतु आवाज है। यहाँ पे क्या, यहाँ भी कहीं आग पानी है, कहीं पानी आग है, यहाँ भी आपका हेतु आवाज काम करता है। बिना हेतु आवाज के आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन में भी आपका ये लगभग 5 नंबर का आपका ठीक है। अब आते हैं बोर्ड पे। बोर्ड क्वेश्चन भी आपका लगभग 5 क्वेश्चन देता है। तो ये टोटल क्वेश्चन आपको मान के चलिए 5, 10, 15, 20, 25 टोटल जो ऐड करेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है आपका टीचिंग में ट्यूशन होते हैं, मतलब टीए से कभी तो 7 क्वेश्चन कर देगा, जरूरी नहीं है रिसर्च से भी आपका 7 क्वेश्चन कर सकता है कभी कभी। लेकिन आपका जो मतलब एक प्रकार से कह दे जो सबसे मतलब वो होता है आपका 5 नंबर का तो कंफर्म होता है। ये 5 नंबर आपको कंफर्म होगा, ये भी 5 नंबर कंफर्म होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, पैसेज मिलेंगे देखने को। एक बड़ा सा पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उस पैसेज के अंदर से उसके भाव को ढूंढना होता है। नॉर्मल अगर पैसेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल पैसेज की अगर बात की जाती है तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस पैसेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपको उसके भाव पता करने होते हैं, भाव क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। बिना भाव पता कि आप इस क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन कर पाएंगे, 3 क्वेश्चन आपको छूट ही जाएंगे और उसके भाव पता नहीं चल पाएंगे। इसमें नॉर्मल बोर्ड पैसेज नहीं देता है कि इसके जैसे नॉर्मल बोर्ड पैसेज की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें सारे क्वेश्चंस ऐड है, सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी के अंदर है, आप इसको ढूंढ के पता करिए। लेकिन ऐसा इस आपके नेट JRF के पेपर में नहीं होता। इसमें आपको भाव क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में कुछ मीनिंग्स ऐसे दी होंगे जिसका आपको अर्थ ही नहीं पता होगा। कोई भी मतलब बाई चांस ही कोई ऐसा होगा जो बता दे, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मतलब सभी लोग ऐसे होते होंगे, बाई चांस की बात कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन अगर केवल पैसे से बात करेगा तो, अगर भाव उसको अच्छे से पता है कि हाँ सामने वाले पैसे में क्या कहना चाह रहा है, कैसे पैसे उसको लिया गया, कहाँ से लिया गया है, क्या व्यवस्था की जा रही है, तब मान के चलिए आपका 3 क्वेश्चन अगले 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर आशा में करूँ तो अगर कोई DI कर लेता है, DI कर लिया तो 5 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा उसका। यहाँ बोर्ड भी आ रही है, बोर्ड भी आसान होता है, बोर्ड भी आ गया तो ये भी 5 क्वेश्चन कर लेगा। अब आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन छोड़ दी, आंकड़ों की व्याख्या जो 4th नंबर है, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, इसमें भी लगभग बच्चे 5 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, गणितीय तर्क में भी आपका लगभग 5 क्वेश्चन कर लेंगे। तो टोटल फिर आप 5, 10, 15 और 20 क्वेश्चन तो मान के चलो कि 80% बच्चे सही करते हैं। कितने परसेंट? 80% बच्चे। 20 क्वेश्चन सही होना ही होना। रीजन क्या होता है कि आसान होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते। अगर आपको देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा दो तो ज़्यादा कठिन नहीं मिलेंगे आपको। 20 क्वेश्चन जो मिलेंगे ना 80% बच्चे कर लेते हैं। तुर्रम खान कौन होता है? जो 20 के बाद होता है। जब भी आप 20 के बाद पहुंचना स्टार्ट करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आना स्टार्ट करते हैं। 20 के बाद जो आपके टीए कंफर्म से एकदम टीए टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में अच्छे से जानकारी जानता हूँ, शोध के बारे में जानता हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में अच्छे से एकदम नॉलेज रखता हूँ, कम्युनिकेशन के बारे में जानता हूँ, कम्युनिकेशन के बारे में जानता हूँ कैसे कम्युनिकेशन करना है, आपका पर्यावरण के बारे में जानता हूँ और उस शिक्षा प्रणाली के बारे में जानता हूँ। अगर आपको JRF क्वालिफाई करना होता है, आपको नॉर्मल बात करें तो JRF के लिए आपको मान के लिए 30+ क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपका 30+ है और सब्जेक्ट में आपका 60+ है तो आपका JRF नो डाउट, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो ये आपका JRF हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा अगर बात करें नेट की,
नेट में आपका 25 प्लस यहाँ से ले लीजिए और सब्जेक्ट्स भी आप 50 प्लस ले लीजिए, ये आपका नेट दे देता है। हाँ, नेट में क्या होता है, किसी किसी सब्जेक्ट में क्या होता है, जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई चल जाती है। जैसे आपका नॉर्मल सब्जेक्ट जो होते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करो, इंग्लिश के बारे में बात करो, ज्योग्राफी के बारे में बात करो। ज्योग्राफी का तो हो जाएगा, ज्योग्राफी में तो इतना बहुत है, लेकिन नेट के बारे में बात करो तो नेट से इससे अधिक चाहिए आपको। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की बात करें, हिंदी की बात करें, हिंदी में आपका इससे अधिक चाहिए ही चाहिए आपको। बिना इसके कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। इतना क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, 30 प्लस 60 प्लस। अगर 30 प्लस 60 प्लस की बात करें तो इक्वल होगा आपका लगभग 200 नंबर। 200 का मतलब आपका कितना परसेंट हो रहा पता है आपको? तो बताएगा 200 कितना परसेंट होगा? 300 का 200 नंबर कितना होगा? लगभग 65 प्लस होगा, 65 प्लस परसेंट के आसपास होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी आपका लगभग ये 60% के आसपास मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। कल मैं आप लोगों को इन सारी चीजों को एकदम डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक एक टॉपिक आपको ऐसे क्लियर कर दूंगा जैसे आपको एकदम हलवा लगेगा नेट। हाँ, JRF आपका तभी होगा, JRF के बारे में तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, JRF आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। JRF के लिए सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। सब्जेक्ट के लिए मैं हिस्ट्री लाऊंगा, अपना सब्जेक्ट लाऊंगा, अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको एकदम इतने अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि आप आशा करूंगा कि आप JRF हो जाए। अभी तो ये 1 ही महीने टाइम है, 1 महीने में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको आने वाले समय दिसंबर की बात कर रहा हूँ। दिसंबर में अगर आप मेरे साथ आप कॉन्टिन्यू जुड़े रहेंगे तो JRF की गारंटी में लेता हूँ। ठीक है, ये आपका नेट से शुरू हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का चर्चा कर लेते हैं सारे टॉपिक्स पे, क्योंकि कल से मैं स्टार्ट करूंगा आपका हर एक टॉपिक पे। पहला टॉपिक आपका शिक्षा अभिवृद्धि, टीचिंग एप्टीट्यूड ही रहेगा। हल्का हल्का फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर शिक्षण आती है। शिक्षण कैसे आप करते हैं, क्लास में जाएं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनके बारे में जानेंगे, उनकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, कैसे उनकी रुचि को व्यवस्थित करेंगे। कोई बच्चा बदमाश हो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कोई अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा हो उसको कैसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कौन सी टीचिंग आप यूज करेंगे, कौन सा रिमीडियल आप यूज करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर इसके अंदर आती हैं। इस चीज़ के अंदर इसमें कुछ थॉट्स भी पूछे जाते हैं। कुछ जो आपके शिक्षाविद थे, रचनावादी थे, उनके बारे में पूछा था कि जो रचनावादी शिक्षाविद थे वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप जुड़ेंगे अच्छे से तो आपको आशा करूँगा सब कुछ बता दूँ आपको। इसमें कोई वो नहीं, मतलब एक भी चीज़ आपको छोड़ूंगा नहीं। दूसरा प्रोसेस आ गया रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको समस्याओं का समाधान करना होता है। जैसे मान लीजिए रिसर्च करने जा रहे हैं आप, जाहिर सी बात है PhD करके तो रिसर्च करेंगे। टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, पहले क्या यूज करेंगे, कौन सा टॉपिक लेंगे, आपकी टॉपिक में रुचि है कि नहीं है। सबसे पहले इसमें रुचि दिखी जाती है। बिना रुचि का आप कोई टॉपिक ले भी लेंगे तो आप उस पर रिसर्च पूरा नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च के बारे में, रिसर्च कैसे किया जाता है, रिसर्च कहाँ से, मतलब कौन से टॉपिक्स उठाएं, कैसे सलाह ली जाती है, कौन कौन से टीचर सलाह देंगे आपको, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तीसरा आता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण में क्या होता है, आपको कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेशन कैसा आपका होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा आपका होना चाहिए, कम्युनिकेशन किसी के साथ बात करते हो तो ऐसा कैसा होना चाहिए, आपकी ध्वनि पढ़ाते समय कितनी ध्वनि होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पे आपको ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आप बोल रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो कैसे आपकी व्याख्या करनी चाहिए, किस टाइप से व्याख्या करनी चाहिए, इसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको असेसर रीजन भी मिलता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको असेसर रीजन मिलता है। आपको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तभी आप असेसर रीजन के सवाल कर पाएंगे, कारण और कथन के, नहीं तो आप उसे कर नहीं पाएंगे। और गणितीय तर्क के बारे में बता चुका हूँ आपको। आंकड़ों की व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मल पूछता है,
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग ही पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग के अलावा कभी कभी मल्टीप्लिकेशन के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी कोई नॉर्मल सवाल भी दे देता है क्वेश्चन में आपका जारी क्या बोलते हैं उसको, साधारण ब्याज के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे देता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर भी दे देता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना तो इसे आप कर ले जाएंगे। हाँ, DI में क्या होता है, DI में आपका जब आय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आय से रिलेटेड में क्या होता है, आपका लॉस अलग होगा, प्रॉफिट अलग होगा, तब यहाँ पे दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आय में आप लॉस से प्रॉफिट नहीं पता कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। नॉर्मल DI में कोई भी अगर नॉर्मल बात करें तो DI में आपका लगभग 5 से 7 मिनट लगना तय है 2 से 3 क्वेश्चन के लिए। बाकी 2 क्वेश्चन का आप हमको लग रहा है कि 7 मिनट और मान लीजिए, ये आपके पूरे टोटल हो जाएंगे। ठीक है, ये अब छठा नंबर आता है सूचना और संचार, ICT के अंदर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आपका GB, MB, TV, ये सब चीज़ों को कभी कभी रिलेट करने के लिए पूछ देता है, कभी आपका इनपुट आउटपुट के बारे में पूछ देता है, कभी कुछ आविष्कारों के बारे में पूछ लेता है, ये सब सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद पर्यावरण आता है आपका, पर्यावरण में आपका जैसे आपको भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। रामसर साइट कितनी है पता है आपको? इस समय भारत में रामसर साइट कितनी है कोई बताएगा? टोटल 84 है। अभी हाल ही में बिहार के 2 जगहों को रामसर साइट में ऐड किया गया, एक जमुई था, एक सिसवा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रामसर साइट्स के बारे में मान के चलिए क्वेश्चन आना ही है, आपसे कहीं का रामसर साइट पूछ सकता है, कोई भी रामसर साइट के बारे में आपको पूछ सकता है कि आपका रामसर साइट क्या है। ठीक है, अब आता है उस शिक्षा में आपका हायर एजुकेशन कभी स्टार्ट हुआ था, माध्यमिक शिक्षा में आप कौन कौन से नियम लगा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी पूछता है। और NEP के बारे में, NEP 2005 और इनपुट के बारे में जानकारी पूछता है। ठीक है, अब NEP में आपको 2021 वाली भी आपकी आई, आपको पता ही होगा अच्छे से, 2020-2021 वाली, इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका शिक्षा। और युक्त तर्क में आपको पहले ही बताया कि आपको हेतुआभास के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तर्क करने आना चाहिए, तर्क कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें आना चाहिए, आगमनात्मक निगमनात्मक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको ये सब सारी चीज़ें मैं कल से डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और दूसरा टॉपिक क्या मेरे पास, ये यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर है। ठीक है, सेकेंड पेपर सेकेंड के लिए मेरा हिस्ट्री रहेगा। नॉर्मल लोग आपको हिस्ट्री एंशिएंट से पढ़ाते हैं, मैं मेडवल पे पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पढ़ाऊंगा, लास्ट में आपको एंशिएंट पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है कि आपको मेडवल से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मॉडर्न से 20 से 25 मान लो, और एंशिएंट से आपको 20 से 25 से भी मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 30 से 25 मान, 30 मान लीजिए, 30 से 35 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छे से डिटेल में आपको देने की कोशिश करूँगा कल से। ठीक है, बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी क्यूरी हो, किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना हो नेट ग्यारह के बारे में, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो भी बताया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे भी आप लोग पहले से भी ये सारी चीज़ें जानते होंगे, बस थोड़ा सा मैं अलग बताने की कोशिश किया हूँ। कल से मैं आप लोग को टीए पढ़ाऊँगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानकारी दूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे, क्या, कहाँ से कैसे रिलेट करना है, कैसे बात करनी है उसके बारे में, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण क्वेश्चन कम ही करा पाएंगे, आशा करेंगे कि आपको क्वेश्चन के भी
क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट डे। ओके, कल इसी टाइम आपको 7 बजे मिलेंगे। आपको 7 से 8 क्लास रहेगी आपकी। जिस दिन ज़्यादा टाइम मिलेगा उस दिन 7 से 9 कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। देन मिलते हैं आप लोग से। ओके, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग को लगा हुआ कि हाँ सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया है, उसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।